एक समय की बात है, एक गांव में दो बहनें रहा करती थी। नाम था सीता और गीता। बड़ी बहन सीता अनपढ़ थी, इसलिए उसकी शादी एक गरीब आदमी से हुई थी, जो कि बीमारी के कारण हमेशा बिस्तर पर रहता था। छोटी बहन गीता की शादी एक अमीर सेठ से हुई थी, इसलिए गीता हमेशा सीता को नीचा दिखाती थी। सीता पेट पालने के लिए गीता के घर में काम करती थी। दीदी, तुमने आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हें पता नहीं है क्या कितना काम पड़ा है? अरे गीता, मुन्ना की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आने में देर हो गई। ठीक है, जाओ अब काम पर लग जाओ। सुनो, सारे काम तो कर दिए, बस चावल से कंकड़ और टूटे फूटे चावल अलग कर दो और उसके बाद खाना बनाओ। फिर सीता चावल से कंकड़ और टूटे फूटे चावल अलग करती है और उधर गीता आराम से बैठकर चाय पीने लगती है। फिर खाना बनाते बनाते सीता सोचती है, गीता ने बोला था कि वो काम के बदले अनाज देगी। शायद वो आज ये चावल ही थोड़ा दे दे, यही बहुत होगा। गीता, जो काम तुमने बोला था वो सब मैंने कर दिया है। उसके बाद सीता घर जाने लगती है। फिर गीता रोक लेती है और बोलती है, ये लो दीदी, टूटा फूटा चावल। मेरे घर पर तो ऐसे चावल कोई नहीं खाता, ये तुम्हारा ही काम आएगा। गीता का दिया टूटा फूटा चावल को थैली में लेकर सीता अपने घर जाने लगी। आंखों में आंसू थे, पर होठों पे मुस्कान, क्योंकि कहीं न कहीं सीता को पता था कि ये टूटा फूटा चावल ही उनके लिए जिंदा रहने का जरिया है। सीता घर जाकर वही चावल बनाकर अपनी पति और बच्चे को खिलाती है। सीता सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम निपटा देती है। तभी सीता का बेटा उठ जाता है और बोलता है, माँ, तुम इतनी सुबह उठकर घर का काम क्यों कर रहे हो? अरे बेटा, आज मुझे तेरे मासी के घर जल्दी जाना पड़ेगा ना, इसलिए घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ। आप तो मासी के घर रोज 8 बजे के बाद जाते हो ना? बेटा, आज तेरे मासी के घर में बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। गांव के सारे लोग और बाहर से भी लोग आएंगे, तो आज बहुत काम है उधर। मैं जल्दी यहाँ का काम कर लेती हूँ। मासी ने गांव के लोगों को बुलाया है, तो हमें फिर क्यों नहीं बुलाया? सीता कुछ देर चुप रहती है और फिर बोलती है, तेरे मासी ने हम सबको बुलाया है बेटा, पर तुझे लेकर नहीं जा सकती। तेरे पापा अकेले हैं ना घर पर, इसीलिए। आज मासी के घर में बहुत अच्छा पकवान बनेंगे और मिठाइयाँ भी बनेंगे ना माँ? मेरे लिए भी थोड़ा लेकर आना। हाँ मेरे मुन्ना, बस तू अपने पापा का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है माँ, आप आराम से जाओ मासी के घर, मैं पापा का पूरा ध्यान रखूंगा। सीता ने जैसे तैसे मुन्ना को तो समझा दिया था, पर कहीं ना कहीं उसको बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी बहन ने सभी गांव के लोगों को निमंत्रण दिया, पर एक बार सीता को ये नहीं बोला कि अपने बेटे को साथ लेकर आना। सीता अंदर जाती है और देखती है बड़े बड़े पतीले में पकवान बन रहे थे और उसकी खुशबू चारों तरफ महक रहा था। तब गीता आती है और बोलती है, अच्छा हुआ दीदी तुम जल्दी आ गई। अब फटाफट काम पर लग जाओ, पूरा घर चमकना चाहिए। और सुनो, किसी को ये मत बताना कि तुम मेरी बड़ी बहन हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती उनके सामने मेरी बेइज्जती हो। ये सब बातें अपनी बहन के मुंह से सुनकर सीता का दिल टूट रहा था, पर उसके हालात उसको चुप रहने में मजबूर कर रहा था, इसलिए वो चुपचाप अपने काम पर लग जाती है। घर का सारा काम हो गया था, अब मेहमान भी आने लगे थे। गीता मेहमानों के साथ बातचीत करने में लगी थी। और बताओ गीता, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। एक बात बताओ गीता। हाँ बोलो। तब सीता को इशारा करके वो औरत बोलती है,
गीता, ये तो तुम्हारी बहन है ना? अरे नहीं नहीं, मेरी बहन और जीजा जी तो विदेश में रहते हैं, इसलिए नहीं आ पाए। ये तो हमारे घर की नौकरानी है। ये सब बातें सीता सुन रही थी, पर गरीबी के आगे इसने अपने आत्मसम्मान को भी अनदेखा कर दिया था। पूजा की तैयारी हो गई थी, पंडित जी आ गए थे और सारे मेहमान पूजा में बैठे थे। उधर सीता एक कोने में खड़ी थी। पूजा के बाद मेहमानों को भोजन परोसा गया। बड़े चाव के साथ सब लोग स्वादिष्ट भोजन खाने लगे। पूरा महफिल स्वादिष्ट पकवानों से महक रहा था। धीरे धीरे मेहमान खाना खाकर अपने घर चले गए। उसके बाद गीता ने सीता को बुलाया और जितना बचा कूचा खाना था उसे रसोई में रखने को बोला। सीता ने सारे बचे कुचे खाने को एक एक करके उठाया और रसोई में रख दिया। सारे काम मैंने कर दिया है गीता, अब मैं घर जा रही हूँ। तब गीता एक पोटली देती है और सीता को लेकर जाने के लिए बोलती है। सीता सोच रही थी कि पोटली के अंदर बची हुई मिठाई और दूसरे पकवान होंगे, इसीलिए चाहे कितनी भी बेइज्जती गीता ने की हो, फिर भी वो खुश थी, क्योंकि आज मुन्ना ये खाना देखकर बहुत खुश होने वाला है। मुन्ना भी सोच रहा था कि आज स्वादिष्ट खाना मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ वो मासूम सीता का इंतजार कर रहा था। तुम आ गई माँ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम मिठाई लेकर आए हो ना माँ? अरे हाँ मुन्ना, मेरा लाल, मेरा बच्चा, ये देख पोटली में तेरे मासी ने दिया है। फिर सीता पोटली खोलती है और वो देखती है मिठाई की जगह गुड़ थे और पुलाव के नाम पर सिर्फ सूखी चावल। मुन्ना का चेहरा उतर गया और उसने बोला, माँ, ये तो गुड़ है और सूखी चावल। मासी ने तो कोई भी मिठाई नहीं दिया है। क्या मासी मुझे प्यार नहीं करती है? मुन्ना की बातें सुनकर सीता कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, नहीं मेरा बच्चा, मासी का तो तू लाडला है, इसलिए मासी ने मिठाई नहीं भेजकर ये गुड़ भेजा ताकि तेरा दांत खराब ना हो जाए, और ये सूखी चावल भेजा ताकि तेरे छोटे से पेट में दर्द ना हो। ठीक है माँ, फिर तो मैं इसको भी खुशी खुशी खाऊंगा। उसी दिन आधी रात को जब सब लोग सो रहे थे, सीता को नींद नहीं थी, इसीलिए वो अपने घर के आंगन में बैठकर एक गहरी सोच में खो गई थी। सीता जिस तरह से आसमान की तरफ देख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मानो आसमान के सितारे भी टिमटिमाते हुए सीता के दर्द को समझकर उसको हिम्मत दे रहे हों। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रोज की तरह सीता उस दिन भी गीता के घर काम पर गई थी, पर उस तरफ सीता के घर से मुन्ना के रोने की आवाज और उसके पापा के चिल्लाने की आवाज आने लगी। इसीलिए लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। सीता काम से जब वापस आई तो उसने देखा कि लोग इकट्ठा हुए हैं बाहर और अंदर से रोने की और चिल्लाने की आवाज आ रही है। भीड़ को चिढ़कर सीता घर के अंदर गई। तू रो मत मुन्ना, अब मैं आ गई हूँ ना। उधर सीता का पति भी दर्द से बोल पड़ता है, सीता जल्दी आ जाओ सीता, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ सीता। आप परेशान मत हो, मैं अभी वैद्य जी को बुलाती हूँ। फिर सीता वैद्य जी को बुलाती है। सीता के पति को वैद्य जी कुछ दवाई देते हैं और बोलते हैं, अभी के लिए तो मैंने ये दवा दे दिया है, पर ज्यादा समय तक ये दवा काम नहीं करेगा, क्योंकि इनका हालत बहुत गंभीर है। इसलिए बेहतर होगा आप इन्हें शहर के बड़े अस्पताल में ले जाओ। मैं मर जाऊंगा सीता। नहीं, आप ऐसा मत बोलो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। जैसे भी करके मैं पैसों का बंदोबस्त करूंगी और आपको शहर का अस्पताल लेकर जाऊंगी। अगले दिन सुबह होते ही सीता पैसे का बंदोबस्त करने की सोचती है और गांव के कुछ लोगों के घर उधार मांगने जाती है।
रमेश भाई साहब आप घर पर हो क्या? अरे हाँ भाभी, बताइए क्या बात है। भाई साहब, आपको तो पता ही होगा इनकी तबीयत कितनी खराब है। हाँ भाभी, गांव वाले बता रहे थे कि वैद्य जी ने शहर ले जाने को बोला है। हाँ भाई साहब, अब उनको अस्पताल लेकर नहीं गई तो उनका इलाज नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं क्या? मैं जल्दी लौटा दूंगी। अरे आपको तो पता है भाभी, इस साल मुझे व्यापार में कितना घाटा हुआ है, नहीं तो मैं जरूर आपकी मदद कर देता। उसके बाद सीता गांव के कुछ और लोगों के पास भी मदद के लिए जाती है। हमारे घर में भी पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है सीता। मैं चाहकर भी तेरी मदद नहीं कर सकती। सीता, तू अपने बहन से मदद क्यों नहीं मांग लेती? उनके घर में तो पैसे की कोई कमी नहीं है। मालती भाभी ने सही कहा, मेरी बहन चाहेगी तो पैसों का बंदोबस्त जल्दी हो जाएगा। फिर सीता उसके बाद गीता की हवेली पर जाती है। गीता, मैं बहुत परेशान हूँ। तेरे जीजा जी की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी ने भी बोला है कि अब उनको अगर शहर के अस्पताल में लेकर नहीं जाएंगे तो उनकी तबीयत और खराब हो सकता है। ठीक है, फिर उनको शहर लेकर जाओ। कुछ पैसे की मदद कर दे गीता। मैं कभी काम के बदले पैसे नहीं लेती हूँ, लेकिन आज बहुत जरूरत है, मेरी मदद कर दे। देख दीदी, काम के बदले में तुझे 2 वक्त का दाना देती हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, और इससे ज्यादा मैं तुझे नहीं दे सकती। तू किसी और से मदद मांग ले। तू अगर मेरी सगी बहन होकर मेरी मदद नहीं करेगी, फिर कोई और मेरी मदद क्यों करेगी? सीता बहुत मिन्नतें करती है, फिर भी गीता जैसी पत्थर दिल लड़की मदद नहीं करती है। निराशा सीता के चेहरे पर साफ दिख रही थी। सीता दुखी होकर तालाब की तरफ जाती है और वहां तालाब के किनारे बैठ जाती है। सीता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रही थी। सीता तालाब के गहरे पानी की तरफ गौर से देखने लगी और उसके मन में मरने के ख्याल आने लगे। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा मैं मर जाऊं। कम से कम ये गरीबी से तो मुक्ति मिल जाएगी। उसी सुनसान तालाब के पास सीता बैठकर सोच ही रही थी कि एक बुजुर्ग अम्मा, जिनका कमर उम्र के कारण झुक चुका था, वो अपने कांपते हाथों से मटके में पानी लेकर जा रही थी। बूढ़ी अम्मा का शरीर इतना कांप रहा था कि मटके के आधे से ज्यादा पानी नीचे गिर चुका था। फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बूढ़ी अम्मा की नजर तालाब के किनारे उदास बैठी सीता पर पड़ती है और वो सीता के पास आती है। अरे बेटा, ऐसे तालाब के किनारे अकेली क्यों बैठी है? ऐसे ही अम्मा, बस शोर शराबे से दूर अकेले बैठने का मन किया तो यहाँ आ गई। अम्मा भी बोल रही हैं और ऊपर से झूठ भी बोल रही है। तेरी बातों से पता चल रहा है कि तू कितना उदास है बेटा। तू मेरी बेटी जैसा है। क्या हुआ बेटा, मुझे बता। अम्मा की बातें सुनकर सीता रो पड़ी और बोली, क्या बताऊं अम्मा, कैसे बताऊं? मेरी खामोशी भी रो रही है। मेरी जिंदगी ही नरक बन गई है। अपनों ने भी मेरा साथ नहीं दिया अम्मा। ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? मैं सच बोल रही हूँ अम्मा। ये तो जिंदगी है बेटा। यहाँ तो सुख दुख आता जाता रहता है। तू बिल्कुल परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला सब देख रहा है। बूढ़ी अम्मा की बातों से सीता को थोड़ी हिम्मत मिलती है। फिर सीता का ध्यान मटके के ओर जाती है। फिर वो बोलती है, अम्मा, आपके मटके में तो आधा पानी है और ऊपर से आपने बहुत मुश्किल से मटका पकड़ा है। मुझे दीजिए, मैं मटका आपके घर तक पकड़ती हूँ। नहीं बेटा, मुझे तो आदत है। मैं मटका पकड़ के चली जाऊंगी। नहीं अम्मा, आपने मुझे अपनी बेटी के जैसा बोला है। इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। सीता मटके को पकड़ती है और बूढ़ी अम्मा के साथ उनके घर तक चलती है।
सीता अम्मा के साथ कुछ ही देर चली थी कि एक हवा का झोंका आता है और वो इतना तेज होता है कि सीता की आंखें बंद हो जाती हैं। जब हवा का झोंका बंद हो जाता है तो सीता आंखें खोलती है और देखती है कि अम्मा उधर नहीं थीं। बूढ़ी अम्मा मेरे साथ ही तो चल रही थी, अब कहाँ चली गई? सीता अम्मा को बहुत ढूंढती है पर उनको ना पाकर मटकी लेकर अपने घर आ जाती है। जैसे ही सीता मटकी रखती है, मटकी चमकने लगता है और मटकी सोने के सिक्कों से भर जाता है। ठीक उसी समय सीता का पति पीछे से बोलता है, सीता देखो मैं चल पा रहा हूँ, देखो मैं पूरा ठीक हो गया। ये सब देवी माँ की कृपा से हुआ है। उस दिन पहली बार रात को सीता के घर में पूरी आलू पनीर की सब्जी के साथ खीर बनी थी और पूरी फैमिली मिलकर खुशी खुशी खाना खाए। उस दिन से सीता काम करने नहीं गई गीता के घर। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सीता काम पर क्यों नहीं आ रही है, ये सोच सोच कर गीता का दिमाग खराब होने लगा। इसीलिए वो अपने नौकर को बुलाती है और बोलती है, लखन सुन, जरा पता लगा के आना कि सीता काम पर क्यों नहीं आ रही है। फिर गीता का नौकर लखन सीता के घर जाकर खिड़की से चुपकर देखने लगता है और जो वो देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाता है। गीता मालकिन सीता के घर में उसका पूरा परिवार मिलकर स्वादिष्ट पकवानों का आनंद ले रहे थे और एक मटका सोने के सिक्कों से भरा चमक रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले तक तो दीदी इससे उससे पैसे मांग रही थी, अब उसके पास सोने कहाँ से आए? जरूर कोई बात है, अब मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा। फिर गीता खुद जाती है सीता के घर और वो भी देखकर चौंक जाती है। ये सोने के सिक्कों से भरा मटका दीदी के पास आए कहाँ से? खैर जहाँ से भी आए हो, मुझे ये मटका चुराना पड़ेगा ताकि दीदी हमेशा मेरे एहसानों के नीचे रहे। गीता घर चली जाती है और रात होने का इंतजार करती है। रात हो गई थी, पूरा गांव सो रहा था, पर गीता उसी समय चुपके से अपने घर से निकलती है और सीता के घर जाती है। सीता के घर में भी सब लोग गहरी नींद में थे। ठीक उसी मौके पर गीता चुपचाप जाती है और मटका उठाने लगती है। मटका उठाते ही कुछ सांप आकर गीता के पूरे शरीर को जकड़ लेते हैं। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे! गीता के चिल्लाने की आवाज से सीता के साथ साथ उसका परिवार उठ जाता है। फिर सीता भाग के गीता के पास आती है। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे! मैं कुछ करती हूँ गीता, तू रुक जा। ठीक उसी समय मटके से एक आवाज आती है। गीता ने मटका चुराने की कोशिश की, अब ये नहीं बचेगी। मेरी बहन को माफ कर दो, उससे गलती हो गई। सीता के बहुत मिन्नतें करने के बाद सारे सांप गीता को छोड़ देते हैं। मुझे माफ कर दे दीदी, मैंने हमेशा तेरे साथ गलत किया, पर तूने आज मेरी जान बचाई। गीता को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और सीता भी गीता को माफ कर देती है।